पिछले वीडियो में हम लोग जो जो क्लास 8 का ज्योग्राफी का लेसन 2 है उसमें हमने पढ़ा था सॉइल क्या होता है, इसके टाइप्स के बारे में और इसका सॉइल प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, तो ये सारा चीज हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। अब दो टॉपिक बच गया था कि सॉइल डिग्रेडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, ये दो टॉपिक बचा हुआ था। तो आज हम जानते हैं कि सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है। आपके बुक में डिपल्सन भी है, डिपल्सन ऑफ सॉइल। तो सॉइल डिपल्सन डिग्रेडेशन एक ही बात है। तो सॉइल डिग्रेडेशन के क्या कारण है और इसको किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं, किस तरह से बचा सकते हैं। टॉपिक है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल आर, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिसके वजह से जो सॉइल है जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है वो क्यों डिग्रेड हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी क्यों खत्म हो जाती है। तो सबसे पहला कारण है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि पेड़ों का कट जाना। जो हमारा जितने भी पेड़ हैं धरती पर, जो हमारे एरिया में जितना भी पेड़ है, किसी भी तरीके से पेड़ का खत्म हो जाना, उसका कट जाना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। डिफॉरेस्टेशन से सॉइल डिग्रेड कैसे हो जाता है। हम जानते हैं कि पेड़ की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को पकड़े रहती है, उसको हवा या पानी के साथ बहने नहीं देता। लेकिन अगर ये फॉरेस्ट नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे, तो क्या होगा कि सॉइल को पकड़ने वाला कोई चीज नहीं रहेगा और वो इजीली पानी के साथ या हवा के साथ बह के एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। तो ये डिफॉरेस्टेशन हो गया। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल डिग्रेड हो जाता है। ओवर ग्रेजिंग, हम पहले भी बताए थे, ओवर ग्रेजिंग का मतलब कि एक ही जगह पर पशुओं को लंबे समय तक चराने से जो छोटे छोटे घास होते हैं वो भी खत्म हो जाता है और मिट्टी को पकड़ने वाला कोई चीज, घास की जो जड़ें होती है वो क्या करता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है। और वो घास नहीं रहेगी तो मिट्टी का जो वो है पार्टिकल्स वो पानी के साथ हवा के साथ बह के चला जाएगा। और दूसरा कि जानवरों के जो पैर हैं, खुर हैं, उससे मिट्टी के कण बहुत टूट जाते हैं और वो काफी हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से हवा पानी के साथ वो इजीली बह जाता है। तो ओवर ग्रेजिंग भी एक कारण है डिग्रेडेशन। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, अगर हम जो खेतों में रासायनिक खाद ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे सॉइल का जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सॉइल में कितनों भी खाद डाल दें हम, कोई फसल नहीं उगने वाला। तो ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर से भी सॉइल का डिग्रेडेशन होता है। जितने भी हम दवाई वगैरह का यूज करते हैं खेतों में, फसल में, वो सारा चीज कहीं ना कहीं हमारे सॉइल को डिग्रेड करता है। रेन वॉश, बारिश होती है, बहुत तेज जब बारिश होती है तो वो टॉप लेयर जो सॉइल का है उसको बहा के अपने साथ ले जाता है। तो ये रेन वॉश भी एक कारण है सॉइल डिग्रेडेशन का। लैंडस्लाइड आपने सुना होगा पहाड़ी इलाकों में, जहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ जो है वो टूट जाते हैं, स्लाइड हो जाते हैं और पानी के साथ बह के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। यह भी कारण है सॉइल डिग्रेडेशन का। फ्लड मतलब बाढ़, बाढ़ तो कारण है ही सॉइल डिग्रेडेशन का, कहा कि मिट्टी जो है एक जगह से पूरी तरह से वो काट के बहा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। तो जहाँ फर्टाइल सॉइल था वहां नहीं रहता है, दूसरे जगह वो डिपॉजिट हो जाता है। तो इस तरह से ये कई फैक्टर है सॉइल के डिग्रेड होने का। अब है कि ये डिग्रेडेशन जो होता है उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं, कौन सा मेथड अपनाकर हम सॉइल को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। तो मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन है, किस तरह से मिट्टी को बचाएंगे। तो सबसे पहला मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है, कवरिंग सॉइल विथ ऑर्गेनिक मैटर टू रिटेन मॉइस्चर। मॉइस्चर को बचाए रखने के लिए मिट्टी को ऑर्गेनिक मैटर से, ऑर्गेनिक कचरा से, यानी कि जो घास पतवार वगैरह होता है, पत्तों वगैरह से ढक देना। जैसे कि यहाँ पे हम देखें कि हमने पेड़ लगाया
और पेड़ के आसपास हमने खरपतवार पूरे तरह से यहाँ के सॉइल को कवर कर दिया। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि हम पेड़ में अगर पानी डालते हैं तो पानी तो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, नीचे चला जाता है, लेकिन इस खरपतवार की वजह से, पत्तों के वजह से मॉइस्चर काफी समय तक यहाँ पे बना रहेगा और ये पौधे को पानी का जरूरत पूरा होता रहेगा। तो ऑर्गेनिक मैटर से इस तरह से कवर करना मल्चिंग कहलाता है। फसल वगैरह भी अगर खेतों में लगाते हैं, अगर हम ऐसे क्यारियों में लगाते हैं इस तरह से, तो बीच में अगर हम दूसरे इस तरह से ऑर्गेनिक मैटर को डाल दें तो ये क्या होगा कि मॉइस्चर काफी समय तक यहाँ पे बना रहेगा। ठीक है, तो ये दो चीज नया था। अब है कंट्रोल वेरियर्स। आपने स्टूडेंट आलू वगैरह का खेती करते हुए देखा होगा, आलू की जो खेती होती है उसमें क्यारियां बनाई जाती है ना, इस तरह से क्यारियां बनाई जाती है ना। इसमें आलू लगाया जाता है इस साइड में, फिर दूसरे में, और इस तरह से, और जो पानी डाला जाता है तो पानी इस तरह से घूम के यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से घूम घूम के पानी जाते रहता है। तो ये काउंटर बैरियर क्या है कि वाटर का जो फ्लो है उसको कम कर देता है। वो जितना तेजी से बहता है पानी, अगर ये नहीं हो तो पानी जो तेजी से बह के खेत से निकल जाएगा दूसरी तरफ, और इसका सॉइल का जो ऊपर में जो फर्टिलिटी है उसको भी बहा के ले जाएगा। तो इस तरह से अगर हम बैरियर बना देंगे, जैसे मक्के वगैरह का खेत देखा होगा, लोग क्यारी बना बना के लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो पानी का फ्लो होता है वो बैरियर वो रोक के रखता है और सॉइल फर्टिलिटी को बहने नहीं देता है। ये रॉक डैम भी बनाया जाता है वाटर के फ्लो को कम करने के लिए। कोई जैसे कि मान लीजिए चौड़ा नदी है, रास्ता है जो मिट्टी को बहा के ले जाता है, तो धीरे धीरे क्या करता है कि वो आगे जाके उसको, जहाँ पे वो कम उसकी चौड़ाई होती है नदी की, वहां पे उसको रोक दिया जाता है, बैरियर लगा दिया जाता है। जो इससे क्या होता है कि जो सॉइल इसके साथ पानी के साथ बह के जा रहा था वो इसको रोक लेगा। ठीक है, वो पूरी मात्रा में बहने नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे फ्लो उसका कम हो जाएगा। इससे भी सॉइल को कंजर्व किया जाता है। इंटरक्रॉपिंग वो मेथड है जिसके वजह से सॉइल फसल के साथ साथ मिट्टी को भी बचाया जाता है। मान लीजिए कि एक ही समय में अगर हम खेत में कई तरह के फसल लगा देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक छोटा फसल है, उसके बगल में बड़ा फसल, फिर छोटा, फिर बड़ा करके अगर इस तरह से कई क्रॉप लगाते हैं तो उससे क्या होगा कि हवा का जो गति है, हवा जो तेजी से चलेगा, जो फसल को नीचे गिरा देता है, तो कुछ बड़े पौधे हैं जो हवा की स्पीड को कम कर देगा और छोटे वाले को बचा लेगा। तो इस तरह से इस मेथड से भी हम फसल और मिट्टी दोनों को उड़ने से, बहने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। ये टेरेस फार्मिंग स्टूडेंट पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा किया जाता है, हिली रीजन में। मान लीजिए कि कोई पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह से खेत है, इस तरह से पहाड़ है, तो अगर हम बारिश होगा, यहाँ पर अगर बारिश होता है तो इसमें जो भी मिट्टी है वो बह के नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पहाड़ के ऊपर, जो पहाड़ी के ऊपर है, सॉइल में जो फर्टिलिटी है वो बचा नहीं रहेगा, सारा नीचे आ जाएगा बह के। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर हम इसको स्लॉप वाइज कर देते हैं, स्टेप बना देते हैं, जैसे पानी यहाँ चला, यहाँ से बारिश हुआ, यहाँ पे आएगा तो इसका स्पीड कम हो जाएगा, फिर थोड़ा बह के इस पे आएगा, इस पर स्पीड कम हो जाएगा, फिर वहां से, तो यानी स्टेप बाय स्टेप उसका जो स्पीड कम होते जाएगा तो ये मिट्टी को साथ में बहा के नहीं ले जा पाएगा, और जिसके वजह से हम यहाँ आराम से खेती कर सकेंगे, फर्टिलिटी सॉइल की बनी रहेगी। तो ये भी एक तरीका है सॉइल को कंजर्व करने का, स्पेशली हिली रीजन में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसमें होता है कि अगर पहाड़ी एरिया में है हमारा खेत, तो हम स्लॉप के डायरेक्शन में अगर इस तरह से इस पे नहीं करेंगे, हल का जो जुताई है ना, जैसे जो इसको प्लॉगिंग किया जाता है, वो इस तरह से नहीं किया जाएगा। इस तरह से करने से क्या होगा कि पानी और तेजी से नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर इसको पैरेलल करते हैं इस तरह से, तो ये क्या करेगा, वाटर के फ्लो को ब्रेक करेगा
और धीरे धीरे पानी नीचे आएगा, सीधा नहीं आएगा, जिससे कि सॉइल का फर्टिलिटी और सॉइल नहीं बह के नीचे आएगा। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट। इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े खेत को चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हवा की वजह से या पानी के वजह से जो सॉइल इसका उड़ने वाला था या बहने वाला था वो स्पीड को कम कर देता है। जड़ जो है मिट्टी को पकड़े रहता है पहला, और दूसरा हवा की स्पीड को भी ये पेड़ बड़े बड़े पेड़ कम कर देते हैं। इसको शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। और खास करके एरिड एरिया में जहाँ हवा तेज चलती है वहाँ इस तरह के खेत देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट ये कुछ तरीके थे, कुछ मेथड था जिसके द्वारा सॉइल को कंजर्व किया जाता है। ठीक है, ये कारण था सॉइल को डिग्रेड होने का और ये था उसके बचाने का तरीका। तो स्टूडेंट आई होप कि आप ये पूरी तरह से समझ गए होंगे। आपका ये लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का। अब आगे जो है इसका क्वेश्चन आंसर बनाना है और उसके बाद फिर टेस्ट होना है। आपका टेस्ट भी कम हुआ है तो सारे चैप्टर का पहले टेस्ट ले लेंगे अब, तब फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।